डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित से पहले चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देंगे। हम पहले आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। जांच करना है यानी कि आपको दिखाना है कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, यानी कि n क्या है, n जो है आपका कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा। मतलब कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या, यानी कि n का कोई भी मान लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि n का कोई भी मान लेना है और बताना है कि n के किसी भी मान के लिए, यानी कि n का मान हम जो भी लेंगे उसमें से क्या कोई ऐसा मान है n का जिससे कि 6 के पावर n, ये जो 6 के पावर n है, यानी कि इस n के जगह पर हम कोई भी मान रखे हैं और उससे जो 6 के पावर n है, यानी कि इसका जो भी मान निकल के आएगा, 6 के पावर n का जो भी मान निकल के आता है हमारे पास, वह क्या हो, 0 पे समाप्त हो। 0 पे समाप्त होने का मतलब 6 के पावर n का जो मान आएगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वह 0 होगा। जैसे यदि मान लें, हम मान लें, आप मान के चलिए कि 6 के पावर n का मान क्या, अगर मान लीजिए 50 आ जाए या 60 आ जाए या 70 आ जाए या 80 आ जाए, इस तरह से, यानी कि 0 पे समाप्त हो। 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका इकाई का जो अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा मान है n के लिए, यानी कि n का हम जो भी मान रखेंगे क्या उससे इस तरह के मान मिलेंगे जिससे कि उसके इकाई के अंक का मान क्या हो जाए, 0। तो आप जानते होंगे कि जिस भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 0 होता है वह संख्या किससे कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, वो संख्या 5 से कटनी चाहिए। तो आप अब खुद देखिए, बताइए कि ये जो n होगा, n का हम जो भी मान ले लें, मान लीजिए अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो n का मान अगर 1 लेंगे तो 6 के पावर क्या होगा हमारे पास 1, जिसका मान 6 आएगा। इसी तरह n का मान अगर हम क्या कर लें 2 ले लें तो 6 के पावर 2 का मान 36। इसी तरह यदि n का मान हम 3 ले लें तो 6 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 216। इस तरह से मान बढ़ता जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला के अगर कहा जाए कि 6 के पावर n का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ जाता है, क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तब हम कहेंगे कि n बराबर इतने के लिए 6 के पावर n 0 पे समाप्त होगा। अगर 5 नहीं आता है तो फिर वह नहीं होगा। तो आपने देखा हमने 1 2 3 रखा तो ऐसा कोई भी मान हमको नहीं मिला। जो मान मिला 6 36 216, इसमें कहीं इकाई का अंक 0 है, नहीं है। तो यानी कि इसको आप डायरेक्टली कैसे पता करेंगे, यानी कि जो मेन सॉल्यूशन होगा, आप मेन सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका वो आप समझेंगे। तो मेन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि n कोई भी क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। और अब क्या है, n हमारा कोई प्राकृतिक संख्या हो गया। तो n प्राकृतिक संख्या है। अब किसके लिए हमको देखना है, 6 के पावर n के लिए देखना है। तो ये जो 6 के पावर n है इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा, n। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि 6 में जब अभाज्य गुणनखंड किया गया तो 6 में कोई ऐसी संख्या नहीं है। कौन नहीं है, यानी कि 5 नहीं है। अब भाई 5 होता तब ये 0 पे समाप्त होगा, क्योंकि जिस संख्या के गुणनखंड में 5 आएगा वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। जैसे 50 है तो 50 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा भाई, 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरह 60 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 25 60। तो आप देख रहे हैं जिसके भी अंक इकाई का अंक 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन आ रहा है, 5। लेकिन यहाँ 6 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें 5 नहीं है। यानी कि कहा जा सकता है कि 6 के पावर
n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको अपने कॉपी में सॉल्यूशन में मात्र कितना करना है, कितना लिखना है, तो आपको लिख देना है n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है। इन चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। इन चीज़ों को लिखने का मतलब हुआ है, ये हम आपको समझाए हैं बस। ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, इन चीज़ों को समझाए हैं, तो इसको आपको कॉपी में नहीं नोट करना है। ये बात आप ध्यान देंगे। ये चीज़ें आपको नहीं नोट करना है, फिर ये भी चीज़ें आपको नहीं नोट करना है, या हमने आपको अलग से समझाया। आपको नोट क्या करना है, इसको नोट करना है, फिर इसको नोट करना है, यानी कि ये इतनी नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। तो 6 के पावर n का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो लिख दिया कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यह हमारा हो गया सॉल्यूशन। इस तरह से हमने आपको सॉल्व किया, आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम चेक करेंगे 7 × 11 × 13 धन 13 को। तो 11 का 7 में गुणा होगा 77 हो जाएगा, अगुड़े हो जाएगा 13, अधन 13, 13 सत्ते 91, 1 9, 13 सत्ते 91, 9 100, यानी कि 1001 प्लस 13 जोड़ देंगे, निकल के आएगा 1000, कितना हो जाएगा 14, 1014 हो जाएगा। अब इस 1014 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 1014 का क्या करना होगा हमको, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड होगा 1014 का, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1014 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो यह हो जाएगा 507। फिर 2 से काटने के बाद 3 से काट देंगे, तो 3 एकन्ने 3, 3 छके 18 और 3 नवा हो जाएगा 127, सॉरी 3 9 27। 13 से काट देंगे तो 13 में 13 का 169 और 13 एकन्ने 13, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 3 × 13 × 13 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमको दिया हुआ है 7 × 11 × 13 धन 13 क्या होगा, यह एक भाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों, भाई दी हुई संख्या क्या है हमारे पास 1014 को अभाज्य गुणनखंडों यानी 2 × 3 × 13 × 13 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह मानी 1014 क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब इसी प्रकार हमारा जो दूसरा है कह रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 को दिखाना है। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 को चेक करना है। तो चलिए 7 छके 42, 42 पच्चे हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 2 पच्चे 10, यानी कि 430, 4 चौको 16, 1 1720, 17 या 5120, 5100 नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6 चौको 24, 25 120, 120 में 42 का गुणा होगा, यानी कि 5040। कितना हो जाएगा यह 5040 प्लस 5, यानी कि यह निकल के आ गया हमारे पास 5045। क्या हो गया 5045 हो गया। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड देखा जाए क्या होता है। तो पहले इसको 5 से काटेंगे, तो 5 एकने 5, 0 0, 5 9 45, यानी कि 1009 स्वयं से कटेगी, यानी कि लिखा जा सकता है
5045 जो है इसका अभाज्य गुणन 5 गुणे 1009, यानी कि उसी तरह यहाँ भी लिख देंगे। अतः दी हुई संख्या को तो लिख दिए। अतः दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट, यानी सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ, यानी कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए और एक ही दिशा में गए, तो कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि एक साथ मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे कि यहाँ देखिए कह रहे हैं सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना समय लग रहा है इसको, 18 मिनट का लग रहा है, तो लिख देंगे 18 मिनट। और रवि को फिर लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो यह लग रहा है रवि को कितना लग रहा है यहाँ 12 मिनट, तो लिख देंगे 12 मिनट। अब क्या करेंगे हम इसको देखते हैं। हमने ये लिख दिया 12 मिनट। अब क्या होगा, तो इस तरह के सवाल में आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में कहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में यानी कि जब पुनः उनको एक ही स्थान पर आके मिलना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लॉसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लॉसा निकालते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 और 18 का लॉसा निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिहाई 12 और 18 का होगा 2 तिहाई 6 त्रिका 18। तो लॉसा जब निकालेंगे, यानी कि लॉसा का मतलब क्या हो गया, एलसीएम लिख देंगे। लॉसा ब्रैकेट में एलसीएम जब निकालेंगे, तो लॉसा या एलसीएम निकालने के बाद जो मिलता है, यानी कि 1 2 1 3, तो जो मिलता है एक बार 2 गुणे 3, जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा करके लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 दूना 12 12 तिहाई 36 मिनट में, यानी कि 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से चले थे। तो आप लिख सकते हैं 36 मिनट बाद वे उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से चले थे। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ और ये प्रश्नावली भी साथ साथ समाप्त हुआ। प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को। तब तक के लिए बस इतना ही।